हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑफ फिजिक्स पर। आज हम लोग 11th का फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं और फिजिक्स पढ़ने से हम लोग क्या क्या सीखते हैं। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है जो प्रकृति के नियमों और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कराता है। यही परिभाषा इसका है। कौन सी का अध्ययन करता है? तो प्रकृति के नियमों और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। अब प्रकृति के नियम क्या है? प्रकृति के नियम, अब जैसे इसका एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, तो ये नियम किसका नियम है भाई? तो ये प्रकृति का नियम, क्योंकि न्यूटन ने जब ये नियम दिया था उससे पहले भी गति होती थी, सेब उधर भी गिरता था पहले भी। तो न्यूटन का नियम इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कि न्यूटन ने पहली बार इस नियम को समझा। तो दरअसल ये नियम जो न्यूटन के 3 नियम है, या गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ओम का नियम है, स्नेल का नियम है, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा, वो सारे नियम प्रकृति के हैं। तो नियमों को हम लोग को समझना पड़ता है, और उनको समझने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ताकि फिजिक्स को बढ़िया से समझ में आए। तो फिजिक्स समझने के लिए नियमों को समझना पड़ेगा। नियम कब समझ में आएंगे? जब आपको भौतिक राशियों का ज्ञान होगा। भौतिक राशि, तो भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या होता है? भौतिक राशि क्यों जरूरी है इसके बारे में जानना? इसीलिए कि आपको जितने भी नियम मिलेंगे, प्रकृति के नियम जो फिजिक्स के बुक में रहते हैं, वो सभी नियमों में भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाता है। 1, 2, 3, 4 ऐसे भौतिक राशियों का प्रयोग हर नियमों में होता है। तो जैसे कि आपको एक नियम याद होगा, ओम का नियम कहता है कि नियत ताप पर विचालक का विभवांतर उसके से होकर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती है। तो ये नियम में आप देख रहे हैं, नियत ताप भौतिक राशि है। चालक के सिरों का विभवांतर, तो ये विभवांतर भौतिक राशि हो गया। विद्युत धारा वो भौतिक, यानी इस नियम में 3 भौतिक राशि का प्रयोग हुआ है। अब जब तक आप तीनों के बारे में नहीं जान लेते हैं, तब तक आपको ओम का नियम समझ में नहीं आने वाला है। तो हर नियम में यही होता है, भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाता है और भौतिक राशियों का ज्ञान आवश्यक है। तो भौतिक राशियों का ज्ञान का मतलब क्या, उसके बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए? तो भौतिक राशि की पहले परिभाषा देखते हैं कि भौतिक राशि क्या है। तो ये है कि जिन राशियों को मापा या तौला जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोगों को बताना है भौतिक राशि हो सकता है या नहीं। जैसे पत्थर भौतिक राशि है या नहीं? तो आप लोगों में से बहुत सारे कहेंगे कि हाँ भौतिक राशि है। क्यों भाई? तो इसको हम तौल सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा पत्थर भौतिक राशि नहीं है। क्यों भाई? तो भाई कि पत्थर का हम नाप तौल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि पत्थर का द्रव्यमान का नाप करना है, तौल करना है, तो वो द्रव्यमान भौतिक राशि हो गया। पत्थर का क्या बताना है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भौतिक राशि है, ना कि पत्थर भौतिक राशि है। पत्थर का लंबाई पूछ सकता है, तो लंबाई भौतिक राशि हो गया। पत्थर का चौड़ाई मोटाई पूछ सकता है, उसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, उसका आयतन पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल, आयतन, ये सब भौतिक राशि है। पत्थर का घनत्व कह सकता है, बताइए, तो घनत्व भौतिक राशि हो गया। तो आपको इस तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई वस्तु है तो वो वस्तु भौतिक राशि हो गया, क्योंकि वस्तु को हम तौल सकते हैं, नाप। नहीं, वस्तु का क्या नापना है? उसका घनत्व नापना है, उसका द्रव्यमान, आयतन जो नापना है वो भौतिक राशि होता है। अब एक और शब्द हम देख रहे हैं, जैसे गुस्सा, ये भौतिक राशि हो सकता है या नहीं? तो आदमी का गुस्सा आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, लेकिन हम इसको नाप नहीं सकते, अभी तक नाप नहीं पाए। हालांकि कोशिश किया जा रहा नापने का, लेकिन अभी तक, तो ये भौतिक राशि इसको हम नहीं कहेंगे। जिस दिन गुस्सा को एग्जैक्टली नापना शुरू किया जाएगा यूनिट के साथ, तो हम उसको भी भौतिक राशि बोलेंगे। तो भौतिक राशि बहुत सारे आप पढ़े 9th से लेकर के, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व,
विभवांतर, विद्युत धारा, चाल वेग, त्वरण बल, संवेग, आवेग, ये सब आपको 9th-10th के भौतिक राज्य से। लेंस में आपको लेंस की क्षमता, आवर्धन, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, ये सब जो चीजें हैं ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये सारे भौतिक राशि हैं। कुल मिला के आप गिनना शुरू करें तो आप लोगों को कम से कम 25-30 भौतिक राशियों का नॉलेज 10th तक हो जाता है। लेकिन 10th के बच्चों को ये पता नहीं रहता कि इनको भौतिक राशि कहा जाता है। 11th में आके वो समझते हैं। तो आगे हम लोग जब 11th में जाएंगे तो हर चैप्टर में 2, 3, 4 भौतिक राशि और मिलेंगे। तो इन्हीं का अध्ययन करना, पूरा फिजिक्स यही है, भौतिक राशियों का अध्ययन करना है। और ये इसका महत्व समझ में आया आप लोग को। तो देखते हैं हम इनके बारे में क्या क्या चीज़ें जाननी पड़ती है भौतिक राशियों के बारे में। तो भौतिक राशियों का होता है सबसे पहले मात्रक, क्योंकि जब नापेंगे किसी चीज़ को तो नापने में मतलब 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक तो संख्या का और एक मात्रक। तो माप के समय जो संख्या का प्रयोग किया जाता है, संख्या प्लस मात्रक, 2 चीज़। अब जैसे मान लिया कि एक कोई पत्थर है, इसको तौलना है, मान लिया आ गया 5 kg, तो 5 हुआ संख्या और kg हो गया मात्रक। इसको हम n और इसको u कहते हैं। n मीन्स नंबर, u मीन्स यूनिट, यूनिट मीन्स मात्रक, तो n u। इसमें आप देखेंगे कि जैसे अगर इसको हम kg में नापते हैं तो बोलते हैं 5 kg। अगर इसको ग्राम में हम कन्वर्ट करें तो 5000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही चीज़। तो अगर इसको n1 u1 कहें और इसको n2 u2 कहें तो आप देख रहे हैं कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, दोनों सेम होता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर n3 u3, यानी सब बराबर होगा, यानी कि n u बराबर एक कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, कांस्टेंट। मतलब जो चीज बार बार एक ही चीज आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। जैसे आपको देखिए x गुना y, अब मान लिया कि बराबर है 1000। अब अगर x 100 लेते हैं तो y 10 लेंगे, 1000 आ रहा है। x अगर 200 लेते हैं, y 5 लेते हैं, ये भी 1000 आ रहा है। तो इस तरह से अगर 40 लेते हैं और ये 50 लेते हैं तो ये 40 और 25, तो ये भी आपको 1000 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x इंटू वाई क्या है, कांस्टेंट है। x इंटू वाई कांस्टेंट है। x बदल रहा है, y भी बदल रहा है, लेकिन x गुना y नहीं बदल रहा है। x गुना y का मान नियत रहता है। तो वही यहाँ पर वही बात होता है कि n और u का मल्टीप्लाई, जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो हमेशा नियत रहता है। तो यहाँ से निकल के क्या आता है, जैसे आप u को उधर भेज दें तो हो जाएगा नियतांक बटा u। और आप लोग पढ़ते हैं या पढ़ेंगे कि जब एक नियतांक हटता है तो समानुपाती का चिन्ह आता है, और समानुपाती हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है, एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम हटा दें तो इसको हम ऐसे आप लिख सकते हैं, यानी संख्या जो होता है यूनिट के बीजकरणानुपाती होता है। सिंपल, ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़ो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे संख्या 5, यहाँ पे संख्या 5 है, ये इसमें ये बड़ा है। अगर कहीं इसका मात्रक केजी और इसका ग्राम, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो कहेंगे केजी बड़ा है। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मात्रक अगर छोटा होगा, मात्रक छोटा हो गया, केजी से ग्राम हो गया, तो आपका संख्या बढ़ जाएगा। मात्रक छोटा होगा तो संख्या बढ़ जाएगा, मात्रक बड़ा हो जाएगा तो संख्या घट जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के बात। तो मापने में संख्या का और एक मात्रक की आवश्यकता होती है। तो मात्रक के बारे में हम लोग बात करेंगे, भौतिक राशियों का मात्रक कैसे लिखा जाता है। फिर हम लोग तो फिर से हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशियों के बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है हम लोग को। तो पहली बात देख लें कि पहला चीज हो गया कि मात्रक, यानी सीधे कह सकते हैं मापतौल। मापना तौलना इसको आना चाहिए, हम लोग को माप तौल करना आना चाहिए। माप तौल करेंगे तो मात्रक की जरूरत पड़ेगा ही। दूसरा चीज, माप तौल करेंगे तो इसमें आपको त्रुटि मिलेगी, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी मापन में, त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट। ये हो गया मेजरमेंट।
और ये हो गया आपका एरर्स इन मेजरमेंट। तो जब माप तौल करते हैं किस चीज का तो बिल्कुल सही सही माप तौल इम्पॉसिबल हो जाता है करना, कुछ न कुछ एरर आता है उसमें। तो हम लोग देखेंगे कि एरर जो आते हैं उसका कारण क्या है और उसमें उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे सब्जी लाने जाते हैं, 2 किलो सब्जी खरीदना है, तो आपको क्या लगता है कि पक्का 2 किलो मिलता है? उसमें हो सकता है 5 ग्राम या 1 ग्राम या आधे ग्राम ज़्यादा भी कम तो हो ही जाएगा ना, तो उसको त्रुटि बोलते हैं। तो इस पर हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में कि त्रुटि कैसे आते हैं और इसको कम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि त्रुटि अगर कम नहीं किया जाएगा तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है विज्ञान का, समाज का। आप जैसे एग्जांपल ले लो कि मान लो कि 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा है और आपको यहाँ पे बम गिराना है दुश्मन के अड्डे पे, और इसके बगल में स्कूल है, इसके बगल में हॉस्पिटल है, इधर आप यहाँ से बम फेंकना है, मिसाइल डालना है और गिरना चाहिए यहाँ पे, यहाँ और यहाँ नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो आपको दुनिया में बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि बच्चों को मार दिया, हॉस्पिटल में गिरा दिया। तो यहाँ पे आपको एक एकदम सटीक निशाना लगाना पड़ेगा, यानी वहाँ पे अगर आप एरर करते हैं, थोड़ा सा भी त्रुटि आप में मतलब मेजरमेंट में आती है तो हो सकता है मिस्टेक से मिसाइल यहाँ गिर जाए। तो इसीलिए त्रुटि पढ़ना आवश्यक होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आगे। तो त्रुटि हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो भौतिक राशियां हैं उनका गणना कैसे करते हैं। गणना का मतलब सिंपल समझ सकते हैं, जो योग, जोड़, घटाव, गुना, ये सब कैसे किया जाता है भौतिक राशियों का। तो 3 चीज हम लोग को पढ़ना है, और 3 चीज पढ़ने में आपने एच.सी. वर्मा का बुक अगर उठाते हैं तो उसमें 2 चैप्टर ये तीनों चीज के बारे में स्टडी करते हुए चला जाता है। इसमें हम लोग गणित देखेंगे, जैसे कैलकुलस वगैरह आता है, मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जोड़ घटाव का एक तरीका है वो भी, तो वो सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सदिश और अदिश, जोड़ना घटाना, सदिश राशियों का जोड़ घटाव कैसे होता है, अदिश का कैसे होता है, वो सारे इसमें हम लोग देखेंगे। तो एच.सी. वर्मा के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के हिसाब से 2 चैप्टर जो शुरू का है वो भौतिक राशियों के मापतौल और उसके मापन में त्रुटि और भौतिक राशियों का योग, घटाव, गुना, भाग, ये सब सीखने में चला जाता है। और उसके बाद से 3rd चैप्टर से फिजिक्स शुरू होता है, और वहाँ से अगर देखें तो फिजिक्स 11th का 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है मैकेनिक्स पहला, यानी यांत्रिकी, यंत्र वगैरह कैसे काम करता है, मोड मतलब कि जैसे कोई गति कर रहा है, उस पर बल कितना लग रहा है, क्या ये सब है, ये सब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा चैप्टर है उसको हम कहते हैं एकॉस्टिक, यानी साउंड, ध्वनि। तीसरा है हीट, थर्मोडायनेमिक्स, हीट उष्मा गतिकी इसको कहा जाता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो उष्मा गतिकी इसको कहते हैं। ये है 3 टॉपिक 11th का, तो जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक है और मेन टॉपिक है मैकेनिक्स। तो कोई भी कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रहता है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो आप देखेंगे 9th में पढ़े होंगे मोशन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, फिर सिंपल पेंडुलम मतलब सरल लोलक, तो ये सब चीज़ें इसमें पढ़ना है। फिर ध्वनि भी 9th में था, थोड़ा सा चैप्टर तरंग का, 12वें तरंग का दिया, तो वो यहाँ पे मिलेगा, और उष्मा हीट के बारे में यहाँ मिलेगा 11th में, इसका पढ़ना है। तो हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं भौतिक राशियों की मापतौल से। हाँ, तो भौतिक राशियों की संख्या अच्छी खासी है, इसका सही काउंटिंग किसी भी बुक में नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि 20-25 तो 9th-10th तक थे, और 20-25 11th में मिलेंगे, 20-25 12th में मिलेंगे, कुल मिलाकर के लगभग 100। तो इनका अध्ययन करना है, तो इनको पहले हम लोग सुविधा के लिए इनको कैटेगराइज करेंगे, इनको बांटना जिसको कहते हैं बांटेंगे। तो भौतिक राशि 3 तरह के होते हैं, भौतिक राशि 3 तरह के होते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार, तो पहला हो गया टाइप्स ऑफ भौतिक राशि में मूल राशि, मूल या आधारी, फंडामेंटल क्वांटिटी,
फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा होता है व्युत्पन्न, या इसको कहते हैं डिराइव्ड, व्युत्पन्न राशि, यहाँ राशि जोड़ दें, डिराइव्ड क्वांटिटी। और तीसरा सहायक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो ये 3 तरह के भौतिक राशि हैं। तो पहले हम लोग मूल राशि की बात करेंगे। तो मूल राशि मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करता हो। जैसे घर में आदमी बहुत सारे होते हैं, जिसमें कुछ जो होते हैं अपने पैरों पे खड़े होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। जब उनकी इच्छा हो, जब घूमने जा सकते हैं, जब कमाने जा सकते हैं। लेकिन बच्चे होते हैं जो डिपेंड करते हैं गार्जियन पे। तो उसी तरह से मूल राशि जो किसी राशि पर निर्भर ना करता हो, और व्युत्पन्न राशि जैसे बच्चे हो गए जो मूल राशियों पर निर्भर करते हैं। सहायक राशि जो मूल राशियों की सहायता करता है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। 2 राशि इसमें सिर्फ आता है, और मूल राशियों में 7 राशि आता है। तो मूल राशि का परिभाषा हो गया वैसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता हो। यह परिभाषा इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं मूल राशि के प्रकार। तो मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं, 7 है। मूल राशियों की संख्या 7 है। मूल राशि 7 मूल राशि, 7 का नाम। हाँ, तो आपके सामने 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियों का नाम है लंबाई, लेंथ, मास, द्रव्यमान, समय, टाइम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तापमान, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये यूनिट, जैसे यूनिट के बारे में बात करें तो जैसे लंबाई का यूनिट, तो लंबाई का यूनिट हर देशों का अलग अलग अपना अपना यूनिट होता था। लेकिन सारे लोगों ने मिल करके, साइंटिस्टों ने डिसाइड किया कि एक यूनिट ऐसा होना चाहिए जो सारे जोड़ घटाव दुनिया भर में समझा गया, उसी से करेक्ट किया जाए। तो उसको इंटरनेशनल सिस्टम कहा गया। तो सारे दुनिया में इसको तो हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा जो था व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड यूनिट, नाम से ही डिराइव्ड मतलब जो किसी यहाँ से उत्पन्न हुआ हो। तो डिराइव्ड क्वांटिटी, इसका परिभाषा आप लिख लें। ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। यह हुआ इसका परिभाषा। जैसे में अब जैसे देखते हैं, जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अब इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कौन कौन राशियों पर निर्भर कर रहा है? तो लंबाई पर और चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है। लंबाई क्या है? मूल राशि है। चौड़ाई क्या है? ये भी मूल राशि है। आपका अभी 7 राशि में देखें चौड़ाई कहीं नहीं था, फिर भी इसको मूल राशि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लंबाई ही है। जैसे आप देखते हैं बोर्ड की लंबाई नापना हो तो यहाँ से यहाँ तक आप नापेंगे इतना सेंटीमीटर। चौड़ाई नापना हो तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई नापेंगे। तो ये चौड़ाई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब क्या है? सब लंबाई ही कहलाता। तो ये 2 लंबाई पर निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल, इसलिए इसको हम कहेंगे व्युत्पन्न राशि। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक, एसआई मीटर और चौड़ाई का मीटर, यानी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर जिसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्ग मीटर। 9th में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए क्षेत्रमिति का, एरिया निकालना हो तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सीजीएस में अगर करना हो तो सीजीएस में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। आयतन का होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये भी लंबाई है, मीटर एसआई मात्रक अगर कहें तो मीटर। चौड़ाई को भी मीटर से नापेंगे, ऊंचाई को भी मीटर से नापेंगे, यानी मीटर की यानी घन मीटर हो गया। सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर की। चाल या वेग दोनों का मात्रक एक ही होता है। इसका फॉर्मूला होता है दूरी या विस्थापन बटा समय, दूरी बटा समय, या वेग विस्थापन, वेग बटा विस्थापन बटा समय। तो दूरी यानी लंबाई, क्योंकि दूरी को भी हम मीटर से नापेंगे। तो जिस चीज को भी मीटर से नाप रहे हैं साहब, क्या हो गया? लंबाई हो गया। जो कि पहला था, 7 में पहला नंबर था लंबाई, वो लंबाई। तो एसआई मात्रा क्या हो गया इसका? मीटर, और ये बटा प्रति समय सेकंड। अभी समय साथ में देखे हमें समय, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। इसको मीटर प्रति सेकंड पढ़ते हैं या मीटर पर सेकंड। सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड।
और बटा में 1 सेकेंड आर है, यानी इसको भी अगर ऊपर करें तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल होता है फॉर्मूला 9 बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अब द्रव्यमान का मात्रक एसआई मात्रक बल का कहेगा, बल का एसआई मात्रक बताएंगे। तो आपको द्रव्यमान का लिखना है, द्रव्यमान का केजी, त्वरण का लिखना है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया एसआई मात्रक। आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि बल का मात्रक तो हम लोग न्यूटन पढ़े थे, तो देखिए न्यूटन इसी को कहा जाता है। बल का मात्रक रियल में ये होता है, लेकिन इसको सही बचाने के लिए न्यूटन कहा जाता है। तो आपको बल का मात्रक न्यूटन बोलना है, लेकिन दिमाग में इसको रखना है। अगर इसको भूल गए, सिर्फ इसको याद रखें, तो आपको कंसेप्ट उसको कहा जाएगा कि कंसेप्ट ठीक नहीं है, सही नहीं है, आगे चल के दिक्कत होगा। इसलिए इसको भी याद रखना है, इसको तो याद रखना है। सीजीएस में अगर बात करें बल का मात्रक, सीजीएस मात्रक तो केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का, इसको टाइम बोलते हैं। और 1 यूनिट का सिस्टम से दूसरे सिस्टम से रिलेशन होता है। जैसे 1 मीटर का होता है 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर का है 1000 मीटर। उसी तरह से 1 न्यूटन का डायन के साथ कुछ होना चाहिए रिलेशन। तो 1 न्यूटन होता है जो 1 लाख डायन के बराबर होता है। यानी न्यूटन कुल मिला के आप कह सकते हैं न्यूटन एक बहुत बड़ा डायन था, जो 1 लाख डायन के बराबर अकेले था। तो खैर ये तो हो गई मजाक की बात है। इस तरह से आपको अगर फॉर्मूला कुछ लिख दें और आपको कहा जाए होमवर्क कि आप बनाएं, इसको करें, जैसे कि कार्य, तो फार्मूला लिख रहे हैं बल गुना विस्थापन। इसका यूनिट खुद आप बना के देखें। शक्ति इसका होता है कार्य बटा समय, संवेग द्रव्यमान गुना वेग। इस तरह से बहुत सारे मात्रक है। जैसे एक है आवेग, बल गुना समय, बल आघूर्ण, ये सब मिलेंगे 11th में। बल आघूर्ण तो ये होता है बल गुना बल बाहु। बल बाहु मतलब लंबाई होगा, बल गुना जो लेंथ है, लेंथ है। जड़त्व आघूर्ण एक होता है। जड़त्व आघूर्ण मतलब होता है द्रव्यमान गुना त्रिज्या स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। तो आपका यह रह गया होमवर्क। इसको आप बना कर इसका मात्रक देख सकते हैं। एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक दोनों बना करके देखेंगे इसको।